ऋतु सिंह रावत जी, भाई ये बताइए, हिंदुस्तान में एक बहुसंख्यक आबादी 5 किलो अरहर की दाल नहीं खरीद सकती एक बार में, ठीक? 5 किलो सोना मिल चुका है, ठीक है। नोएडा में एक इंजीनियर के यहां छापेमारी हुई थी, ये तो तभी मंत्री वो इंजीनियर था, उसकी कुल तनख्वाह थी 70,000 रुपए मात्र, स्टेट बैंक में आती थी। उसके घर में 2.5 किलो हीरा मिला था। तो मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में 95% आदमी 2.5 किलो जीरा नहीं खरीद सकता, उसके 2.5 करोड़ हीरा मिला था, 2.5 किलो। बाहर एक ऑडी गाड़ी खड़ी थी बाहर घर के, उसमें 8 करोड़ पड़े थे, रखे नहीं थे, यूं ही पड़ डाल के भूल गए थे। ये क्या हो रहा है? आप लोग कभी चिंतन नहीं करते इस पे? कोई इलाका ऐसा देश का बचा है जहां ऋतु सिंघल, पार्थ और अर्पिताएं ना हो? बताइए ऋतु सिंह जी। अमिताभ सर जी, मैं आपकी बात से ना बहुत ज्यादा सहमत हूँ कि इस देश की राजनीति में, मतलब मैं जिस तरह से आप देख रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के पास इतना इतना पैसा निकल रहा है, ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा किसका है? ये पैसा सिर्फ जनता का पैसा है। और ये 5 साल की राजनीति में ये करोड़ोंपति हो जाते हैं, जबकि एक आम आदमी नौकरी करने के लिए एक मकान नहीं खरीद सकता। पूरे 60 साल की उसकी उम्र जब रिटायर होता है वो एक फ्लैट नहीं खरीद सकता। और नेता, मतलब ये बात बहुत कड़वी है, शायद आपको मैं नहीं जानती आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आप मेरी सच्चाई पे रिएक्ट करेंगे या आप क्या कहेंगे, मैं इसका आंसर अभी नहीं जानती। लेकिन मैं ये इतना जानती हूँ कि इस देश की राजनीति में जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं वो बड़े शर्म की बात है। वो 5 साल में कई करोड़पति होते हैं, उनके पीछे इतनी जीरो लग जाती है, शायद मुझे उस जीरो का नंबर नहीं पता कि वो कितने 100 करोड़ के मालिक बन जाते हैं। और एक आदमी जो सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट, वो मकान नहीं खरीद सकता, 3 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। ये बात एक सच्ची बात है, मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली, सबको सोचने कि आप नेता क्यों बनते हैं। हम आपको चुनते हैं, आप इसलिए चुनते हैं कि आप हमारा ही धन खा जाए, हमें ही अपनी नौकरी के लिए आपको पैसे देने पड़े। तो आप देखिए बंगाल में क्या हो रहा है, किस तरह की सरकार चली। क्या वो वहां की सीएम है, क्या कहते हैं दीदी, उनको ये बातें पता नहीं है? हर इंसान को जो शीर्ष नेतृत्व में बैठा होता है, मैं सच्चाई के साथ कह रही हूँ, उसे सब कुछ पता होता है। अब जानते हैं किसी विकास प्राधिकरण के गेट पर जाके जो पान बेचता है उसके पास खड़े हो जाइए, सारी डिटेलिंग दे देगा, पूरा जन्मपत्री बता देगा, जितने बाबू चपरासी अधिकारी अंदर काम कर रहे हैं उनकी। जी, जैसा आप कह रहे हैं जी, पता सब है, पूरा जो तंत्र है जी, उसको ये खबर होती है, लेकिन पूरे के पूरे तंत्र में दिमक लगा हुआ है जी। अब अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को पता चल जाए तो उसे ये कोई लेना देना नहीं है कि कैसे इस व्यक्ति को कानून के दायरे में लाया जाए और इस पर इनकम टैक्स फाइन लगाया जाए। उसका सिर्फ ये मतलब रहता है कि कैसे इनसे कुछ पैसे ऐट लिए जाए और हमारा काम बन जाए और उनका भी काम बन जाए। ठीक है, तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको इनकम टैक्स का। चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, पुलिस हो, तंत्र, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं जी, हर जगह करप्शन कूट कूट कर भर चुका है। सिर्फ नेताओं और लीडरशिप और पॉलिटिकल पार्टीज में ही नहीं है ये, उसकी वजह से ये पूरा का पूरा एक जो सिस्टम है उसकी एक मिली भगत हो चुकी है कि भाई मैं यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अगर लीडर हूँ, मैं अगर करप्शन कर रहा हूँ, इनकम टैक्स ऑफिशियल इग्नोर कर रहा है उस चीज को, तो इनकम टैक्स ऑफिशियल के ऊपर अगर कुछ केस है तो मैं उसको इग्नोर करता हूँ। तो ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं लोग जी। इनका जो तंत्र है, इनका जो सिस्टम है वो बना चलता रहे। और ठीक है, आप ठीक बात आप कह रहे हैं, एक दूसरे के साथ हॉब नॉबिंग है, उसी के आधार पर चलते हैं। ओंकार जी, मास्टरों की भर्ती में पूरे पश्चिम बंगाल में एक एक मोहल्ले और एक एक गली में खबर होगी कि क्या रेट चल रहा है, पार्थो पैसा खुद ले रहा है कि अर्पिता ले रही है कि रामलाल ले रहा है कि श्यामलाल ले रहा है, और कैसे नोट चल रहे हैं नए के पुराने। ये आइए, एक क्षण में तो हो नहीं सकता। दलाल घूमे होंगे गली गली, पैसे का बंटवारा हुआ होगा, जमा हुआ होगा, आदमी गया होगा, एक बड़ी मेहनत एक्सरसाइज हुई होगी पैसा इकट्ठा करने के लिए।
सब सो रहे थे। जैसे वो सिंघल जो लड़की है आईएएस, खनिज माइनिंग सेक्रेटरी थी जो हेमंत सोरेन के यहां, उसके पास 130 करोड़ के कागज पत्तर जमीन जायदाद के 19 करोड़ नगद पड़ा मिला, तो तांत्रिक क्रिया से थोड़ी पैदा किया होगा। पूरा रांची पूरा झारखंड जानता था कि भाई नोडल एजेंसी सिंघल है। जाने ना जाने, गुलही न जाने, बाग तो सारा जाने है। ओंकार जी देखिए, इस तरह का जो भी व्यक्ति काम करता है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो बाबू हो, चाहे वो नेता, वो बहुत ही निंदनीय कृत्य है और उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन जैसा कि हमारे भाई राजनीतिक विशेषज्ञ तिवारी जी ने बताया, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि दीमक लग चुका है, और दीमक लग चुका है तो दीमक को एक दिन में कोई खत्म नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। सरकार को ईमानदारी से इसमें आगे आना पड़ेगा और सबको साथ लेके चलना पड़ेगा जी। जब सबके ऊपर डंडा चलाएंगे तब तो ये दीमक साफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये तो करोड़ों की बात है। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, लालगंज तहसील में लहुआ गांव हमारा है। हमारे छोटे भाई का निधन हो गया, 2 साल हो रहा है, दूसरा साल चल रहा है, और जो बाप दादे की विरासत में जमीन मिली हुई है वो अभी तक मैं अपने भतीजे के नाम नहीं करवा पाया, दाखिल खारिज। रोज कभी लेखपाल गायब हो जाते हैं, कभी एसडीएम नहीं रहते, कभी तहसीलदार नहीं रहते हैं, और 2 साल फरवरी में पूरा हो जाएगा जी, और अभी तक जमीन नहीं हो पाई। अभी अगर मैं जाके वहां को धन बन दे दूं तो 2 मिनट में हो जाएगा जी। तो ये जो दशा है, मैं यही देख रहा हूँ कितने साल में ये करते हैं, मैं इनको यही तोड़ रहा हूँ। आज की बात आ गई तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं जी, और आपको पता लग जाएगा तो कम से कम ये होगा कि हाँ भाई, हो सकता है आपके माध्यम से वहां तक कहीं पहुंचे तो वो लोग जागे और देखें कि कुछ काम बने, हो भी जाएगा। तो ये सारी चीजें इतनी ज्यादा गलत हो रही हैं कि सरकार को इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आपने 19 करोड़ की बात की, आपने 50 करोड़ की बात की, और इतने बड़े बड़े केसेस हुए हैं। अभी 350 करोड़ की भी एक आपने बात की। और आप देखिए, जब नोटबंदी थी उस समय अहमदाबाद के कोऑपरेटिव बैंक में 750 करोड़ 5 दिन में जमा हो गए। कोई पूछने वाला नहीं कैसे जमा हो गए। 3 दिन 4 दिन में आपने अथक बताया खुद ही अपने इसमें समाचार में कि इतनी मेहनत की तब जाके नोट गिन पाए 50 करोड़, और 750 करोड़ 5 दिन में गिन लिया गया। 1,60,000 खातों में जमा हो गया 5 दिन के अंदर। आप सोचिए ये संभव है? तो इस तरह की चीजों को सरकार को देखना पड़ेगा, और जब तक सरकार इन सब चीजों को नहीं देखेगी तब तक इस तरह की मछलियां आती रहेंगी। आप देखिए ईडी में 5,422 केसेस हुए जी। बिल्कुल आएंगे दोबारा, मैं सबको एक बार बहस में ले आऊं, फिर आएंगे सेकंड राउंड में। इस पे हम लोग ईडी पे चर्चा कर लेंगे। शरद कोहली साहब, मैं आपसे समझना ही चाह रहा हूं कि इतनी बड़ी राशि, लक्ष्मी का स्वभाव मैं जानता हूं, लक्ष्मी बिना शोर के नहीं चलती। क्या सबको पता होता है कि भैया का रहन सहन बदल रहा है, क्या तुम आ रहा है माल, ठीक है ना? और सबको सबके वैलिड रिसोर्सेज पता है। एक एसडीएम है मान लीजिए, तो हमको उसकी तनख्वाह पता है कि 1,26,646 रुपया बैंक में आता है। क्या तो 1,26,646 रुपया के वाले कपड़े पहनेगा, वैसी घड़ी बांधेगा, वैसे ही स्कूल में बच्चों को पढ़ाएगा? अगर वो इससे इतर कर रहा है, इसका मतलब गरीब का पेट काट रहा है कोहली जी। फिर भी वो सब जगह घूम रहा है, कभी कोई उससे ऊपर वाला पूछता नहीं कि भाई तुम्हारी ये घड़ी कहां से आई, तुम्हारी यह कोट कहां से आया, तुम्हारी ये जो गाड़ी है कहां से आई? इतनी तो तनख्वाह बाबू मिलती नहीं। कोहली साहब जी, अमिताभ आपकी बात का मैं सीधा सीधा उत्तर देता हूं। पहली बात तो देखिए, चोर जब भी चोरी करता है कहीं पर तो कोई ना कोई एक सुराग छोड़ देता है। और आजकल जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर आपकी बात का मैं सटीक जवाब दूं, उसमें जो आपने कहा कि घड़ी जो पहनता है उस पर सवाल नहीं उठाता, उसका रहन सहन, उसकी गाड़ी, तो आजकल जो शातिर दिमाग है वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि उस समय ऐसी कोई चिन्ह ना दिखे जिससे कि इर्द गिर्द ये पता लग पाए। पर जैसा कि मैंने कहा कि चोर जब चोरी करता है कोई ना कोई सुराग कहीं ना कहीं छोड़ जाता है।
अब मैं आपको इसका एक आर्थिक परिप्रेक्ष्य समझाता हूं। देखिए, एक तो ये कैश मिला है जो आप 2-2 हजार की गड्डियां आप गिनवा रहे थे, 500 की गड्डियों के नोट आप गिनवा रहे थे, एक तो ये परिप्रेक्ष्य है। इसका आगे क्या होने वाला था अगर मान लीजिए ये ना पकड़ा जाता। मैं एक आपको अलग परिप्रेक्ष्य में ले जाता हूं। मान लीजिए ना पकड़ा जाता, इसमें से टैक्स की चोरी होती, इस पैसे का क्या किया जाता? आप मुझे बताइए, आज की डेट में आप 2 लाख रुपए से ऊपर कैश में कुछ नहीं खरीद सकते हैं। अगर आप खरीद सकते हैं तो ये खरीद सकते हैं कि आप कहीं पर जमीन खरीदेंगे, उसमें जो 2 नंबर का पैसा जाता है ये वहां खप जाता, या जो गोल्ड, कुछ लोग गोल्ड के व्यापारी हैं जो कैश पे गोल्ड बेच देते हैं, जिसको 2 नंबर का गोल्ड कहते हैं, ऐसा सुनने में आता है, या ये वहां खप जाता। तीसरी जगह एक और ये खप सकता था कि ये हवाला के जरिए ये किसी विदेश के अकाउंट में टैक्स हेवन में चला जाता। तो देखिए वहां टैक्स की चोरी होती। ये इसका परिप्रेक्ष्य दूसरा था। दूसरा, में एक बात जो मुझे आप इजाजत दें मैं यहां पर जोड़ना चाहूंगा। मैं महिलाओं का, अमिताभ जी, बहुत सम्मान करता हूं। बहुत सारी विमेन एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हुआ हूं और महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में मैं बोलता हूं। पर मुझे यह अफसोस होता है कि नेता लोग या जो भी आदमी पीछे है वो महिलाओं का प्रयोग कर रहे हैं एक मोहरा बना के